हेलो 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 एवरीवन। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वंदन, अभिनंदन, स्वागत। वेलकम टू ऑल, वेलकम टू जिज्ञासा, वेलकम टू योर एफआरओ मेंस बैच। तो कैसे हैं मेरे सभी शेर और शेरनियों? कैसा चल रहा है आप सभी का कार्यक्रम? एफआरओ मेंस के लिए आप हर दिन एक टॉपिक को कवर करते हुए उस पर अपनी कमांड को बनाते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। और ये हमारा जो शुरू जज्बा जो है ये कम नहीं होना चाहिए। एकदम लगे रहिए इस पर एकदम कमांड किए रहिए, एकदम इसको ताबड़तोड़ क्या करिए, निपटते रहिए। आप इसका बेहतरीन तरीके से सामना करिए। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, वो समझ लीजिए ज्योग्राफी के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता है। ज्योग्राफी की चीजें हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, क्योंकि इसके द्वारा बड़े ही एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इन इफेक्ट का जो संबंध है वो हमारे इन्वायरमेंट से है, हमारे पर्यावरण से है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन्वायरमेंट जो है ये कंबाइंड फॉर्म है किसका? ज्योग्राफी और बायोलॉजी का। तो आज हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट का ज्योग्राफी वाला रूप, है ना। इन्वायरमेंट का ज्योग्राफी वाला रूप देखेंगे। आज पढ़ेंगे हम अल नीनो। क्या पढ़ेंगे? अल नीनो। जब अल नीनो पढ़ा जाता है तो ला नीनो के बिना वह पूरा नहीं हो पाता है। यानी कि अल नीनो ला नीनो एक दूसरे के क्या है? पूरक है, एक दूसरे के लिए जरूरी है ना। तो आप यहाँ पर अल नीनो के साथ साथ ला नीनो को भी देखने वाले हैं। चलिए शुरू किया जाए, एक एक स्टेप आगे बढ़ा जाए, राइट। एक एक स्टेप आगे बढ़ा जाए। और माय डियर, सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, फिर लिखने वाली बातों पर भी फोकस करेंगे। तो आर यू रेडी? आप सब लोग हैं तैयार? तो यदि हम एक सामान्य वर्ष में आए, यदि हम एक नॉर्मल ईयर की बात करें, एक सामान्य वर्ष की बात करें, जिसमें ना तो लानीनो का प्रभाव देखने को मिलता हो, ना अल नीनो का प्रभाव देखने को मिलता है, तो फिर सामान्य वर्ष में होता क्या है? वो सामान्य वर्ष हमारे लिए किस प्रकार से प्रभाव देने वाला है, किस प्रकार से इफेक्टिव होने वाला है, क्या इफेक्ट देने वाला है, इसको समझ लेते हैं। बताइए, आप सब लोगों का मैप पर अच्छा कमांड है कि नहीं? मैप पर अच्छा कमांड होगा तब चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे। यहां पर देखिए, ये हमारा है साउथ अमेरिका, SA, साउथ अमेरिका SA, राइट। और इधर है क्या? आपका ऑस्ट्रेलिया। अब चूंकि आप जो देखते हैं वो ऐसे नहीं देखते हैं, आप देखते हैं क्या इधर साउथ। जब आपका जो मैप होता होगा 2D मैप, जो आपने अपने स्टडी रूम में जहां पढ़ते होंगे या अपने घर पर कहीं लगा रखा होगा, तो आप उस मैप को जब देखते हैं तो साउथ अमेरिका इधर होता है जिधर ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया जिधर होता है साउथ अमेरिका। लेकिन ये सब नहीं, हमारी तो पृथ्वी का आकार जो है वो जीवाइड है। हमारा जो पृथ्वी है वो जीवाइड है, किधर से भी खोलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से ऐसा नजर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया को इधर दिखाया, साउथ अमेरिका को इधर दिखाया। यहाँ पर साउथ अमेरिका में दो महत्वपूर्ण नाम आते हैं देशों के। एक नाम आता है इक्वाडोर और दूसरा का नाम है पेरू, है ना। इक्वाडोर और दूसरे का नाम है पेरू। अब देखिए यहां पर इस तरीके से ये है आपकी क्या, ये है आपकी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, जिसका नाम होता है एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, और एंडीज के साथ ये बसा हुआ देश पेरू, ये बसा हुआ देश पेरू। यहां पर ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ, यानी कि फ्रॉम पोल्स टुवर्ड्स इक्वेटर क्या चलती है? ओशियानिक करंट चलती है, जिसका नाम होता है पेरुवियन करंट। पेरुवियन करंट को एक नाम और दिया जाता है हम्बोल्ट जलधारा, हम्बोल्ट करंट। पेरुवियन करंट या पेरू जलधारा इज आल्सो नोन एज हम्बोल्ट करंट, चूंकि इस करंट का ओरिजिन जो है वो पोल्स की तरफ से है, और ये जा किधर की तरफ रही है? इक्वेटर की तरफ जा रही है। तो ऐसी जलधाराएं जो पोल से निकलकर इक्वेटर की ओर चलती हैं वो कोल्ड करंट होती हैं, ठंडी जलधारा होती हैं। तो पेरू धारा, अभी तो सामान्य वर्ष की बात ना भी यदि आप करें तो केवल इतनी बात करें कि जो पेरू धारा है, जो पेरुवियन करंट है, जो हम्बोल्ट करंट है, वो कैसी करंट है? वो ठंडी जलधारा हो जाती है, कोल्ड करंट हो जाती है। कैसी हो जाती है? कोल्ड करंट
हो जाती है, सिंपल सी बात। सामान्य वर्ष में दो चीजें प्रबल होती हैं, देखिए, एक होगा वीक, एक होगा स्ट्रॉन्ग, और एक होगा स्ट्रॉन्गर, राइट, या स्ट्रॉन्गेस्ट। एक होगा वीक, एक होगा स्ट्रॉन्ग, और एक होगा स्ट्रॉन्गर। तो ये तीन शब्द हम लोग यूज करेंगे। अभी हम लोगों ने शब्द यूज किया है स्ट्रॉन्ग। तो इन नॉर्मल ईयर, इन अ नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष में दो चीजें प्रबल होती हैं। ड्यूरिंग नॉर्मल ईयर टू थिंग्स आर स्ट्रॉन्ग, टू थिंग्स आर स्ट्रॉन्ग। वन इज द कोल्ड पेरुवियन करेंट, यानी कि पेरू की ठंडी जलधारा या ठंडी पेरू जलधारा। अब दूसरा क्या है, ट्रेड विंड्स। दूसरा क्या है, ट्रेड विंड्स। यहां पर आप देखिए कि जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर का जो वाटर है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर का जो वाटर है, ये क्या हो जाता है, ये गर्म हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर का जो वाटर रहता है कैसा रहता है, गर्म रहता है। और पेरुवियन जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा है। तो यहां पर वाटर कैसा है, कूल है। अब आप मुझे बताओ, जहां पर जल गर्म होगा, जहां पर जल गर्म होगा, इसका मतलब है वहां पर हवा गर्म है। और हवा गर्म कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। तो वहां पर कैसा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। वार्म वाटर कैसा प्रेशर क्रिएट करता है, वार्म वाटर के आसपास नियर अबाउट कैसा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा, कम दाब बनेगा। अब कोल्ड वाटर के पास क्या होगा, कोल्ड वाटर के पास हाई प्रेशर बनेगा, उच्च दाब बनेगा। तो हमेशा जो नेचुरल फ्लो होता है माय डियर, जो नेचुरल फ्लो होता है, जो प्राकृतिक प्रवाह होता है, वो हमेशा हाई से निम्न की ओर होता है। जो प्राकृतिक प्रवाह होता है वो हमेशा किधर से किधर की ओर होता है, हाई से लो की तरफ होता है, उच्च से निम्न की ओर होता है। बताइए, संदीप, नागेंद्र, अनमोल, शशि, बबीता, आशीष, संजय, शिवव्रत, के कुमार, राहुल, माय डियर, सभी लोग बताएं, क्या इस बात को हम लोग जानते हैं पहले से कि हमेशा जो नेचुरल फ्लो होता है हाई टू लो होता है। भाई जिसके पास देने के लिए ज्यादा होगा वही तो देगा, किसको, जिसके पास कम है। तो हमेशा कैसा प्रवाह होता है, हमेशा प्राकृतिक प्रवाह, नेचुरल फ्लो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। बात आई गई समझ में कि अच्छे से नहीं आई ना समझ में। तो यहाँ पर सामान्य वर्ष में जो हमारी ठंडी जलधारा है, पेरुवियन कोल्ड करंट है, ये स्ट्रॉन्ग होती है। और जो ट्रेड विंड्स होती हैं ये स्ट्रॉन्ग होती हैं। ट्रेड विंड्स की जो डायरेक्शन होती है, ये ट्रेड विंड की जो डायरेक्शन होती है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये ऊपर वाला देखिए, एक तरीके से आप यहाँ से कह सकते हैं, क्योंकि इक्वेटर से इक्वाडोर से कौन सा लाइन गुजरता है ये आप जानते होंगे माय डियर, सभी लोग, मेरे सभी सेनानी, सभी योद्धा ये जानते होंगे कि जो इक्वेटर है हमारा 0 डिग्री अक्षांश जिसको बोलते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं, वो कहां से होकर गुजरता है, वो गुजरता है इक्वाडोर से, राइट, इक्वाडोर से होकर गुजरता है, राइट। तो यहां से होकर गुजर रहा है। तो चूंकि इसके आसपास जो होगा, इसके आसपास यहां पर है ना, इसके आसपास की चीजों को देख रहे हैं। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे होगा साउदर्न हेमिस्फीयर। अब आप ये मत समझिएगा कि हमको ज्योग्राफी नहीं आती है, हाँ, बहुत खतरनाक है इसमें चीजें, आपको सब समझना होगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रेड विंड्स हैं उनकी डायरेक्शन कैसी होती है, उनकी डायरेक्शन होती है कैसी, उनकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ये कैसी हो जाती हैं, ये कैसी हो जाती हैं, ये हो जाती हैं आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड हो जाएंगी। और यहां पर कैसे चलेंगी, ये कैसे जा रही हैं, ये कहां से आ रही हैं, ये आ रही हैं साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स हैं। ये कैसे आ रही हैं, ये साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स हैं, राइट। तो ट्रेड विंड्स जो हैं वो किधर की ओर चल रही हैं, वो चल रही हैं वार्म वाटर की तरफ, जो लो प्रेशर वाला क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। और इस तरीके से जो ठंडा पानी है वो पेरू से किधर की ओर जाता है, ऑस्ट्रेलिया की ओर जाता है। एज अ रिजल्ट कोल्ड वाटर इज ट्रैक्ड फ्रॉम पेरू टू ऑस्ट्रेलिया, राइट। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पानी होता है उसमें कन्वेक्शन करंट बनती है, शोहन धाराएं बनती हैं। क्या बनती हैं, शोहन धाराएं बनती हैं। तो जो वार्म वाटर होता है ये सरफेस पर है, कोल्ड वाटर जो है वो कहाँ होता है, नीचे होता है
है ना। कोल्ड वाटर कहाँ होता है, नीचे होता है। अब नीचे का जल ऊपर और ऊपर का जल नीचे आता है। इस प्रकार से जो न्यूट्रिएंट्स की जो लेयर होती है वो भी कहाँ पहुंचती है, ऊपर पहुंचती है। वो भी कहाँ पहुंचती है, ऊपर पहुंचती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अपवेलिंग, सॉरी अपवेलिंग। क्या बोलते हैं, अपवेलिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग अपवेलिंग बोलते हैं, अपवेलिंग। राइट, ध्यान रखेंगे कि आप जानते हैं कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड में जो कन्वेक्शन, लिक्विड में जो हीट ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू होता है। कन्वेक्शन मतलब कि संवहन के द्वारा होता है। संवहन, संवहन में क्या होता है कि वार्म वाटर नीचे, कोल्ड वाटर ऊपर, इस प्रकार से अलग अलग घनत्व का होने के कारण क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। राइट, वार्म वाटर ऊपर जाता है, कोल्ड वाटर नीचे आता है, वार्म वाटर ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऐसे चलता रहता है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं अपवेलिंग, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर है ये कहाँ पहुंच जाता है, ऊपर पहुंच जाता है। न्यूट्रिएंट रिच वाटर कहाँ पहुंच जाता है, ऊपर पहुंच जाता है। और आप मुझको बताइएगा कि जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर होगा इसमें प्लैंकटन जो है आसानी से उगेंगे कि नहीं उगेंगे, प्लैंकटन जो है आसानी से उगेंगे कि नहीं उगेंगे। बहुत बढ़िया संजय, वेरी राइट, बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि यहाँ पर ये जो वर्क हो रहा है अपवेलिंग का, ये फिशिंग इंडस्ट्री के लिए भी क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। फिशिंग इंडस्ट्री के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। रिजल्ट ऑफ दिस एक्सचेंज, क्या एक्सचेंज हुआ है यहाँ पर, क्या कोई मुझे बताएगा कि एक्सचेंज यहाँ पर किस चीज का हुआ है। आप कहेंगे सर कोल्ड वाटर जो है ये पेरू की तरफ से साउथ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट से, सॉरी वेस्टर्न कोस्ट से, किधर की ओर, वेस्टर्न कोस्ट से जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट की तरफ, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया के आसपास के गर्म जल क्षेत्र को पश्चिमी प्रशांत पूल यानी कि WPP कहा जाता है, वेस्टर्न पैसिफिक पूल कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास का जो गर्म क्षेत्र है, गर्म जल क्षेत्र है, उसे कहा जाता है वेस्टर्न पैसिफिक पूल। वेस्टर्न पैसिफिक पूल यानी कि पश्चिमी प्रशांत पूल कहा जाता है। जो WPP है, वेस्टर्न पैसिफिक पूल, वहां पर कैसा प्रेशर है, आप कहेंगे वहां पर चूंकि गर्म वाटर है तो वहां की जो हवा है ये गर्म हो जाती है, तो वहां पर निम्न दाब होगा, लो प्रेशर होगा। और लो प्रेशर किस लिए हुआ है, क्योंकि हवा जो है ऊपर चली गई है। गर्म हवा कहाँ गई, ऊपर उठती है। जो गर्म हवा होती है उसकी जल धारण करने की क्षमता, या कह सकते हैं जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है। जब जलवाष्प ग्रहण हो जाएगा, गर्म हवा में जलवाष्प ग्रहण हो जाएगा, तो ये जैसे जैसे ऊपर पहुंचेगी, हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में फर्स्ट लेयर जो है उसमें ऊंचाई पर बढ़ने पर, यानी कि हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है। हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है। जिससे क्या होता है, जिससे कि बादल जिससे क्या होगा, जिससे कि संघनन प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, बादल बनेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और फिर ये वर्षा हो जाएगी कहां पर, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। कहां पर हो जाएगी, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में वर्षा हो जाएगी। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी। बताइए, ये बात आई समझ में अच्छे से। हाँ, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो आपका ये एक्सचेंज है, ये जो आपका एक्सचेंज है, कोल्ड वाटर जो है पेरू से किधर की तरफ गया है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ गया है। तो वेस्टर्न पैसिफिक पूल पर, वेस्टर्न पैसिफिक पूल से क्या हुआ है, निम्न दाब यानी कि लो प्रेशर बना है, और लो प्रेशर बनने से वहां की जो गर्म हवा है ये ऊपर उठी है। ऊपर उठने से उसकी जल धारण करने की क्षमता यानी कि वाटर वेपर रिटेंटिविटी क्या होती है, बढ़ती है, जिससे कि अब वहां कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, जिससे कि अब वहां पर क्या होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। तो कंडेंसेशन प्रोसेस में, कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस में कंडेंसेशन प्रोसेस में, कंडेंसेशन प्रोसेस में जो जलवाष्प है ठंडा होकर जल में कन्वर्ट होगी, और फिर ये क्या करेगी, बहुत अधिक वर्षा कर देगी।
अब जो यहाँ पर डिसेंडिंग एयर है, जो हवा नीचे की तरफ आएगी वो ठंडी होगी, नीचे की तरफ आएगी वो ठंडी होगी। ठंडी हवा का दाब क्या होगा, अधिक होगा, उच्च दाब होगा, स्थिरता उसमें रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, बादल या वर्षा नहीं होगी। जब बादल या बादल नहीं बनेंगे, वर्षा नहीं होगी, तो जहां पर क्या हुआ है, हाई प्रेशर बना हुआ है, वहां पर वर्षा ना होने के कारण वो क्षेत्र क्या हो जाएगा, वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस डेजर्ट का नाम क्या है, आटाकामा डेजर्ट, आटाकामा रेगिस्तान। क्या मुझे आप में से कोई बताएगा ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, राइट, ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, गलती नहीं होनी चाहिए माय डियर, ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। आपको कभी ज्योग्राफी में इंटरेस्ट आया है कि नहीं आया है, कभी अच्छे से पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, राइट, ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में शुष्कतम मरुस्थल, शुष्कतम, शुष्कतम का मतलब है जहां पर रेनफॉल ना के बराबर, शुष्कतम मरुस्थल। बताइए किसका किसका सही होना, देखूं जरा किसका किसका सही हो रहा है, किसने किसका इसका आंसर किया। आयठाकामा, आयठाकामा समझ गए हैं कि सर यही पढ़ाएंगे तो यही पूछेंगे, तो यही आंसर कर देते हैं। कितने होशियार हो रहे हैं आप। अटाकामा, और आटाकामा जो है ये कहां पर है, ये पेरू में, कहां पर है, पेरू में है। आटाकामा मरुस्थल जो है, अटाकामा डेजर्ट जो है, इसमें एक जगह है जिसका नाम है अरिका। अच्छा, अटाकामा एक डेजर्ट है जिसमें एक जगह है अरिका, पेरू में भी है ये अटाकामा डेजर्ट, और इसी के साथ साथ चिले में भी है, चिले, चिले, पेरू एंड चिले। चिले जो है वो खाने वाले चिले नहीं, चिले मतलब देश है ना, राइट। तो यहाँ पर एक जगह है अरिका, और अरिका जो है वो चिली, अरिका जो है वो चिली देश में है, चिली देश है ना, और ये कहलाता है विश्व का शुष्कतम स्थान। ये देखिए सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, विश्व का शुष्कतम स्थान। बताइए विश्व में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, विश्व का शुष्कतम यानी कि सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, मैं सब बता रहा हूं आपको, अच्छे से पढ़ना। सबसे कम वर्षा शुष्कतम क्षेत्र अरिका। अच्छा, आटाकामा डेजर्ट में सबसे कम वर्षा होने के कारण ये जो क्षेत्र है ये किसके लिए फेमस होता है, नाइट्रेट के लिए फेमस होता है। चिली में नाइट्रेट के लिए फेमस है, यहाँ पर नाइट्रेट का भंडार हो जाता है। चिली में आटाकामा मरुस्थल में ये जो कम वर्षा है इससे नाइट्रेट का भंडार बनता है। क्या बनता है, नाइट्रेट का भंडार बनता है। साथ ही साथ विश्व का सर्वाधिक कॉपर प्रोडक्शन करने वाला जो देश है, विश्व का सबसे अधिक कॉपर प्रोडक्शन करने वाला जो देश है उसका नाम है चिल्ला। क्या नाम है, चिल्ला। चिल्ला को थोड़ा समझिएगा, चिल्ले के लिए हम याद रखेंगे CCC। आप सभी लोगों ने एक कोर्स जरूर सुना होगा, ट्रिपल C, हो सकता है कि आपने किया भी हो, C C C, ट्रिपल C है ना। C फॉर चिल्ले, C फॉर चिल्ले है ना, C फॉर क्या, चुकी कमाता है ना, चुकी कैमाता, चुकी कैमाता है ना, चुकी कैमाता। और C फॉर क्या, कॉपर, C फॉर क्या, कॉपर। तो चिल्ले के चुकी कमाता जो है, चुकी कमाता, वो किसके लिए फेमस है, वो फेमस हो जाता है किसके लिए, कॉपर प्रोडक्शन के लिए फेमस हो जाता है। बताइए सारी बातें याद रहेंगी। ट्रिपल C, चिली का चुकी कमाता फेमस फॉर कॉपर प्रोडक्शन है ना, कॉपर प्रोडक्शन, राइट है। आगे बढ़ा जाए, आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या हुआ, जो हमने अभी सीखा उसमें दो चीजें थी ना अभी, ये वाला जब आप फिगर देखेंगे ये वाला, तो यहाँ पर क्या था, पानी के नीचे और पानी के ऊपर, पानी के नीचे बिलो द वाटर, बिलो द वाटर, पेरू से ऑस्ट्रेलिया तक जल का स्थानांतरण, मूविंग ऑफ वाटर फ्रॉम पेरू टू ऑस्ट्रेलिया। पानी के ऊपर क्या हो रहा है, पानी के ऊपर जो हवा है वो किधर से किधर जा रही है, उल्टा जाएगी, ऑस्ट्रेलिया से पेरू की ओर जाएगी। देखिए पानी के नीचे वार्म वाटर, वार्म, यहाँ पर क्या हो रहा है, वार्म वाटर कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में वार्म वाटर है, और यहाँ पर क्या है, कोल्ड वाटर है। यहाँ पर क्या है, कोल्ड, और यहाँ पर है वार्म। यहाँ पर कोल्ड और यहाँ पर वार्म, कोल्ड की डेंसिटी ज्यादा, वार्म की डेंसिटी कम, तो हमेशा हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी क्या होगा, फ्लो होना है।
हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी क्या होना है, फ्लो होना है। जब आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की तो ऑस्ट्रेलिया में है क्या, ऑस्ट्रेलिया में है लो प्रेशर। लो प्रेशर क्यों, यहाँ की वायु क्या हो गई है, वायु ऊपर पहुंच गई है, वायु कहाँ है, ऊपर। और पेरू में क्या है, लो प्रेशर हाई प्रेशर है, तो यहाँ की वायु कहाँ है, वायु है नीचे, वायु कहाँ, नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऊपर की वायु है वो नीचे की तरफ आना चाहेगी, है ना, और वायु नीचे की जो है ऊपर जाना चाहिए, तो ऑस्ट्रेलिया से पेरू की ओर क्या होता है, वायु का प्रवाह होता है। पेरू में ठंडे पानी के ऊपर उठने से पोषक तत्व सतह, जो आपने अभी वर्ड देखा था अपवेलिंग का, वो ऊपर आ जाते हैं। पोषक तत्व कहाँ पर आ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं, जो कि प्लवक के लिए अधिक भोजन का काम करते हैं। जहां पर प्लवक होंगे, आपको याद होगा फूड चेन, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, छोटी मछली, बड़ी मछली, राइट। तो यहाँ पर अधिक मछलियां होंगी और पेरू के मछुआरों के लिए अच्छा होगा, यानी कि फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, राइट। क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। क्लियर हुई ये वाली बात। अब जो हवाएं हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से पेरू की ओर चल रही हैं, तो गर्म पानी में क्या है, कम वायुमंडलीय दबाव है, ये बात सही है। वार्म वाटर में क्या होता है, लो प्रेशर होता है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में क्या है, अच्छी वर्षा होती है। जहां पर पानी गर्म है वहां की हवा ऊपर जाएगी, ऊपर की वायु, ऊपर जहां पानी गर्म है वहां की हवा ऊपर जाएगी, गर्म होकर। गर्म वायु में जलवाष्प को धारण करने की क्षमता अधिक, जैसे जैसे जलवाष्प ऊपर जाएगी, एटमॉस्फेयर की ठंडी परतों के संपर्क में आकर कंडेंसेशन प्रोसेस से वो वाटर पेपर जो है वो वाटर में बदल जाएगा, बादलों के रूप के बाद वो फिर वर्षा के रूप में परिणित होगा, और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में घनघोर वर्षा हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में क्या हो जाएगी, घनघोर वर्षा हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में घनघोर वर्षा हो जाएगी। अब लानीना वर्ष में क्या होगा, लानीना वर्ष में दो चीजें फिर से आएंगी, एक आएगा कोल्ड पेरू करंट और एक आएगा ट्रेड विंड्स। लेकिन अब ये दोनों चीजें और भी मजबूत हो जाती हैं, मतलब कि पहले से जो सामान्य वर्ष था, जो नॉर्मल ईयर था, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। जब ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी तो अपवेलिंग वाला प्रोसेस ज्यादा तेज चलेगा। अपवेलिंग वाले प्रोसेस से ऊपर वाले भाग पर क्या आ जाएंगे, प्लवक आ जाएंगे, और प्लवक आने से बहुत ज्यादा मछलियां आएंगी, मछलियों की ज्यादा आपूर्ति होगी, और यहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से विकसित होगी, कीमतें बहुत सस्ती हो जाएंगी। आप जाकर पेरू में यदि मछली खाने के शौकीन होंगे तो मछलियां आपको सस्ती सस्ती मिल जाएंगी, मछलियां आपको सस्ती सस्ती मिल जाएंगी। फिर से वही काम क्या कि ऑस्ट्रेलिया में बना है क्या, लो प्रेशर, वायु वार्म वाटर के कारण लो प्रेशर, यानी कि हवा चली गई ऊपर, गर्म हवा चली गई ऊपर, फिर संघनन का प्रोसेस, फिर वर्षा होगी। कहाँ होगी, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में वर्षा होगी। बताइए क्या आप सामान्य वर्ष और लानीना वर्ष को समझ पाए कि सामान्य वर्ष में क्या होना है, लानीना वर्ष में क्या होना है, सामान्य वर्ष में क्या होना है और लानीना वर्ष में क्या होना है। अरे बोलो ना, बोल दीजिएगा जल्दी से। क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं और अपने अल नीनो साल में आते हैं। जिस साल अल नीनो होने वाला है, जिस साल अल नीनो होने वाला है, उस साल वो दोनों चीजें जो अभी तक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गर थी, सामान्य वर्ष में जो दो चीजें स्ट्रॉन्ग थी, जो लानीना वर्ष में जो स्ट्रॉन्गर थी और भी मजबूत थी, अब उनका क्या होने वाला, हेकड़ी खत्म हो जाएगी उनकी, दोनों क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, दोनों क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। और जब कमजोर हो जाएंगी तो कोल्ड पेरू करंट और ट्रेड विंड्स का जो अभी तक इफेक्ट आप देख रहे थे, उसका जस्ट उल्टा होना शुरू हो जाएगा, उसका जस्ट उल्टा होना शुरू हो जाएगा। कोल्ड पेरू करंट ठंडा ही नहीं कर पा रहा है, कोल्ड पेरू करंट जो है अपना इफेक्ट ही नहीं दे पा रहा है। तो इस बार अब वार्म वाटर कहां पर आया, वार्म वाटर आया
पेरू के आसपास, इक्वाडोर के आसपास। क्यों? क्योंकि पेरुवियन करंट कैसी है? वीक है, कमजोर है। वार्म वाटर का मतलब प्रेशर डिक्रीजेस यानी कि लो प्रेशर। वार्म वाटर का मतलब क्या? प्रेशर डिक्रीजेस यानी कि लो प्रेशर, लो, एलपी बोल देंगे। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप एलपी का मतलब समझ जाएंगे ना। लुइस फिलिपी नहीं, जो आप शर्ट पैंट पहना करते हैं जब इन सब के लिए चाहते हैं। लो प्रेशर, एलपी का मतलब है लो प्रेशर। और यदि यहां पर वार्म वाटर है तो कहीं पर क्या होगा? कहीं पर पहले के कंपैरिजन में, मतलब यहां कंपैरिजन में ठंडा होगा। जहां पर ठंडा होगा वहां पर प्रेशर क्या होगा? हाई होगा, एचपी। और आप जानते हैं कि नेचुरल फ्लो ऑलवेज अकर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब जो है वार्म वाटर जो है वो किधर से किधर की ओर, वार्म वाटर जो है वो किधर से किधर की ओर, ऑस्ट्रेलिया से पेरू की ओर आने लगेगा। पेरू से ऑस्ट्रेलिया तक ठंडा पानी नहीं खींचता है, बल्कि उल्टा होता है, ऑस्ट्रेलिया से पेरू की ओर गर्म पानी खींचता है। ये जो कमजोर हुई दोनों चीजें, इससे क्या हुआ? अब पेरू से ठंडा पानी ऑस्ट्रेलिया की ओर नहीं जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया का जो गर्म पानी है वो पेरू की ओर खींचा चला जाएगा। तेरी ओर खींचा जा रहा हूं, ना जाना एक ऐसी डोर है। तो डोर ये ऐसी है कि अब जो है कोल्ड करंट वो बची नहीं है बिल्कुल भी प्रभावी। अब एकदम कमजोर सी है, एकदम बिल्कुल कम इफेक्टिव है, बहुत ही कम इफेक्टिव है। पूर्वी प्रशांत यानी कि ईस्टर्न पैसिफिक में क्या होगा? पेरू के आसपास गर्म पानी होगा, कम दबाव की स्थिति होगी, लो प्रेशर होगा। और जो पश्चिमी प्रशांत है यानी कि आप जिसको बोलते हैं वेस्टर्न पैसिफिक, जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, वहां पर होगा ठंडा पानी और वहां पर होगी उच्च दबाव की स्थिति। क्या किसी को डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत? राइट। अब वर्षा की मात्रा किधर से किधर ज्यादा होगी? इधर वार्म 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 चल रहा है, वार्म वाटर जिधर पहुंचता जा रहा है वहां पर प्रेशर लो होता जा रहा है, हवा जो है ऊपर चली जा रही है। हवा के ऊपर जाने से फिर कंडेंसेशन के प्रोसेस से अधिक वर्षा, जहां पर वाटर जो है ज्यादा से ज्यादा गर्म होता जा रहा है। क्योंकि गर्म वाटर पहले से पेरू के आसपास था, अब क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वार्म वाटर खींचा और चला रहा है। तो पेरू है, अटाकामा है, दक्षिण अमेरिका है, में इतनी बारिश होगी कि बाढ़ की स्थिति पैदा कर देगी। ये अल नीनो का इफेक्ट देखिए। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में क्या करेगी? सारा का सारा तो ले गई ना, सारे की सारी जो सारी की सारी जो हवा थी वो तो ले गई उधर की तरफ। और इतना सूखा पड़ेगा, इतनी गर्मी रहेगी कि जंगल की आग भी यहां पर लगेगी, यहां तक कि जंगल की आग भी लगेगी यहां पर। ड्रॉट इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इवन बुश फायर्स, राइट। पेरू है, आटाकामा है, दक्षिण अमेरिका में बारिश और बाढ़ की स्थिति होगी। दक्षिण अमेरिका में बारिश और बाढ़ की स्थिति होगी, राइट। तो क्या होगा? उल्टा हो गया ना। अब जो ईस्ट पैसिफिक है उसमें तूफान आएगा, चक्रवात आएगा, स्टॉर्म्स आएगा, हरिकेन्स आएंगे। और जो इधर का है, जो आपका ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया वाला पार्ट है, यानी कि वेस्टर्न पैसिफिक है, वहां पर तापमान इतना अधिक हो जाएगा, इतना अधिक हो जाएगा कि वहां पर कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी। बताइए, आप लोगों ने प्रवाल विरंजन पढ़ा है ना? प्रवाल विरंजन में जो थर्मल है, जो थर्मल इफेक्ट है, थर्मल पोल्यूशन है, उसके द्वारा क्या हो रहा है? इफेक्ट देखने को मिलता है, राइट। उसी का तो इफेक्ट देखने को मिलता है ना। प्रवाल विरंजन को जब मैंने आपको लिखने के लिए दिया था तो प्रवाल विरंजन को लिखते समय आपने बताइए ग्लोबल वार्मिंग की बात की थी, टेम्परेचर हाई होने पर कोरल के मरने की बात की थी कि नहीं की थी? तो ये देखिए अल नीनो का जो वर्ष होगा उसमें क्या क्या होगा, ध्यान कर लो, लिखने के लिए आएगा। अल नीनो हमारे लिए ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। पेरू, आटाकामा, दक्षिण अमेरिका में बारिश और इतनी बारिश की बाढ़,
ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में इतनी बारिश की कमी की ड्रॉट यानी कि सूखा, और इतना ज्यादा यहाँ पर गर्मी कि यहाँ पर जंगल की आग भी लगेगी। जो पूर्वी प्रशांत है यानी कि ईस्ट पैसिफिक है, जहां पर पेरू की तरफ वाला, वहां पर तूफान और चक्रवात आएंगे, स्टॉर्म्स एंड हरिकेन्स आएंगे ईस्ट पैसिफिक में। अभी देखिए ईस्ट पैसिफिक पढ़ाया तो था ना आपको, क्या कि पूर्वी प्रशांत ईस्ट पैसिफिक पेरू की तरफ और पश्चिमी प्रशांत ऑस्ट्रेलिया की तरफ, सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको कम से कम मेहनत करनी पड़े, जितना पढ़ा रहे हैं जितना समझ लेंगे अच्छे से तो फिर आपको ज्यादा ज्योग्राफी में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास एक नाम आता है सदर्न ऑसिलेशन, जिसको आप एसओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसओ, साउदर्न ओशियन, सदर्न ओशियन, राइट, साउदर्न ओशियन, सदर्न ओशियन। हमारे पास दो गोलार्ध हैं। हमारे पास कितने गोलार्ध हैं? दो गोलार्ध हैं। यदि हम बात करें किसकी, 0 डिग्री इक्वेटर की, तो कितने गोलार्ध हैं? दो गोलार्ध हैं। यदि हम 0 डिग्री लैटिट्यूड की बात करें, 0 डिग्री अक्षांश की बात करें, 0 डिग्री अक्षांश मतलब कि इक्वेटर की बात करें, विषुवत रेखा की बात करें, तो बताइएगा हमारे पास कितने गोलार्ध हैं? हमारे पास दो गोलार्ध हैं। एक हमारे पास उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अरे हाँ या ना, उत्तरी गोलार्ध, कुछ नहीं बोलना है, ये सब ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे। उत्तरी गोलार्ध, और यदि हम बात कर लें, अच्छा नीचे का क्या हो जाएगा? नीचे का हो जाएगा, अच्छा इसको शॉर्ट में लिखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, राइट, दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर, समझते चलिएगा। यदि हम बात कर लें 0 डिग्री देशांतर की, जिसको आप क्या बोलते हैं? जिसको आप प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, जिसको आप बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, उससे भी क्या बनते हैं? उससे भी दो गोलार्ध बनते हैं। इधर की तरफ क्या हो जाएगा? इधर की तरफ हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, इधर की तरफ क्या हो जाएगा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट। ये सब तो आपके एसएसटी के कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, सोशल स्टडीज में ज्योग्राफी के क्लियर है ना, ये तो छोटे बच्चों को भी पता होगा। यदि आपके आसपास कोई आपका भाई बहन, आपका इवन बचवा भी होगा, तो वो सब ये बता देगा कि पापा, मम्मी, भैया, दे ये पश्चिमी गोलार्ध जो है इधर हो जाएगा, ठीक है, कैसे हुआ है ये हम आपको बता देते हैं, ऐसे बता देगा आपको। तो हमको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि कुल मिलाकर जब भी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल ईयर की, तो हम लोगों में देखने को बस यही मिल रहा है कि चेंजेस कहाँ पर आ रहे हैं? चेंजेस आ रहे हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। यस ना, मैं लिखे देता हूं, मुझे कोई डर नहीं है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर, आप बस समझे रहिएगा कि इसका मतलब क्या है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर चेंजेस इधर ही तो देखने को मिल रहे हैं। ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ कूल वाटर है, इधर वार्म वाटर है। अच्छा, जब आप इसमें आए थे तो भी यहीं पर चेंजेस देखने को मिले थे। ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, राइट, और ये क्या है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, इधर आपका यही चेंजेस देखने को मिले हैं। तो वही आपका जो सदर्न ऑसिलेशन है वो क्या कह रहा है, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों के बीच में बहुत दूर नहीं जाना है, बिल्कुल इक्वेटर के पास रहना है। इक्वेटर के पास में जो क्या होगा, जो समुद्र तल है उसके दाब का परिवर्तन की दक्षिणी दोलन कहलाता है, राइट। क्या? ट्रॉपिक सी लेवल प्रेशर बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी दोलन को, यानी कि जो सदर्न ऑसिलेशन है उसको आप कहां पर फील करते हैं? उसको आप फील करते हैं, कहां पर फील करते हैं? उसको आप फील करते हैं नियर टू द ट्रॉपिकल सी लेवल, ट्रॉपिकल सी। और वो क्या रहा होता है? ट्रॉपिकल सी लेवल के प्रेशर में डिफरेंस आ रहा होता है। ट्रॉपिकल सी लेवल के प्रेशर में क्या हो रहा होता है? डिफरेंस आ रहा है। ट्रॉपिकल सी लेवल के प्रेशर में क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। और ये जो ट्रॉपिकल सी लेवल देख रहे हैं आप, ये कहाँ देखना है?
एक तरफ पूर्व का, एक तरफ पश्चिम का देखना है। तो देखिए यहां पर एक नाम आता है फ्रेंच पोलिनेशिया, ताहिती, और एक जगह है डार्विन, है ना। तो ताहिती जो है फ्रेंच पोलिनेशिया यहां पर आपको देखना है, और डार्विन ऑस्ट्रेलिया पे देखना है दबाव का अंतर। यहां पर यदि आपने दबाव के अंतर को माप लिया तो समझ लीजिए कि आपने दक्षिणी दोलन को नाप लिया। सदर्न ऑसिलेशन इज मेजर्ड बाय ऑब्जर्विंग द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द ताहिती जो कि फ्रेंच पोलिनेशिया है, डार्विन जो कि ऑस्ट्रेलिया में, डार्विन जगह है ऑस्ट्रेलिया में। बताइए इतना क्लियर हो तो हम आगे बढ़ें, इतना क्लियर हो तो हम आगे बढ़ें। आप सब लोग मेहनत करिए, चीजों को समझिए, और ये सब आपको क्या करना है, ये सब आपको प्रोड्यूस करना है, ये सब आपको क्या करना है, ये सब आपको प्रोड्यूस करना है अच्छे से। राइट, ओके, चलिए। ये जो दक्षिणी दोलन है ये कभी कम प्रभाव कभी ज्यादा। यदि सदर्न ऑसिलेशन का मतलब है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ट्रॉपिकल सी लेवल, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में उष्ण कटिबंधीय समुद्र तल के दाब में अंतर, यदि अंतर क्या आया, कम आया तो, और अंतर यदि ज्यादा आया तो क्या होगा। देखिएगा लो एसओ में क्या है, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध के महासागरों के बीच कम दबाव का अंतर, और ये महासागर कहां पर आपको देखना है, जो कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के हैं। पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध के उष्ण कटिबंधीय महासागरों के बीच कम दबाव का अंतर, ये लो एसओ कहलाता है। उच्च दबाव का अंतर हाई एसओ कहलाएगा। देखो एसओ को यदि आप समझ लोगे ना तो फिर ये तो बात सिंपल सी है। एसओ का मतलब क्या है, सदर्न ऑसिलेशन का मतलब क्या है, सदर्न ऑसिलेशन का मतलब है कि पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध, ये पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध मैं बना के अब बता देता हूं, क्योंकि अब आप क्या कहोगे कि सर इतना जब कर दिए तो ये भी कर दो, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। और ये क्या है, ये क्या है, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध, और ये क्या है, ये है आपकी 0 डिग्री अक्षांश। तो यहां पर और यहां पर ये आपका एक तरीके से हो जाता है क्या, डार्विन, यदि ऑस्ट्रेलिया को हमने इधर दिखाया है तो, है ना, और ये हो जाता है आपका ताहिती। यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर आपका हो जाता है ताहिती, मतलब 2 जगह पर आप ले सकते हैं। राइट, यहाँ पर जो लो एसओ है ये अल नीनो से जुड़ा होने के कारण इसका नाम है ENSO, यानी कि अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। जो हाई एसओ है उसका नाम है ला नीनो। लो एसओ में जो व्यापारिक पौने हैं, ट्रेड विंड्स हैं, वो कैसी हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। तो बताइए अल नीनो में आपने देखा था ना, अल नीनो में व्यापारिक पौने क्या हो गई हैं, वीक हो गई हैं, राइट। और जो ला नीनो है उसमें ट्रेड विंड्स कैसी हो गई थी, स्ट्रॉन्ग। ये सारी चीजें आपको मैं बता चुका हूँ, सारी चीजें आपको मैं बता चुका हूँ। एक बार देख लीजिए ध्यान से, फिर ना कहना मुझसे कुछ भी, मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। और जब अल नीनो होएगा तो मानसून कैसा है, पुअर। और जो ला नीनो आएगा, ला नीना आएगा तो मानसून कैसा है, बेहतर है, अच्छा है, गुड है, आप कह सकते हैं गुड है।
राइट। अब भारतीय मानसून पर अल नीनो का प्रभाव, हम ज्यादा यहाँ पर बात जो है वो सभी की करेंगे, लेकिन भारतीय मानसून पर आ जाएंगे। अल नीनो दक्षिणी दोलन जो है, जिसको आप ईएनएसओ बोल रहे हैं, उसमें पानी, अल नीनो वाला ईयर याद करिए, अल नीनो वाला ईयर याद कर लिए, करिए सारी चीजें आप फिर से एक बार। अल नीनो वाला ईयर याद करिए कि अल नीनो ईयर में क्या हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से गर्म पानी जो है वो पेरू की ओर आ रहा है, पेरू का जो पानी है और गर्म हो जा रहा है। हवा जो है वो किधर से, हवा जो है वो किधर, जब बाहर करंट यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ की हवा ऊपर गई, ऊपर गई, मतलब पेरू की हवा। तो पेरू और आटाकामा और दक्षिण अमेरिका में खूब वर्षा होती है। और जानते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के उधर क्या है, इंडिया है, तो इंडिया पर भी क्या करता है, प्रभाव डालता है। सामान्य वर्ष में हमेशा जो गर्म पानी था वो ऑस्ट्रेलिया की ओर बढ़ता था। सामान्य वर्ष के दौरान जो गर्म पानी है ऑस्ट्रेलिया की तरफ था। गर्म पानी के इस पूल को पश्चिमी प्रशांत पूल कहा जाता था, WPP यानी कि वेस्टर्न पैसिफिक पूल। ऊपर हवा से ऊपर हवा उठती थी और फिर वो दो वाकर कोशिकाओं में बढ़ जाती थी। वाकर का मतलब है जो, जहां अब आप यदि साइक्लोन और साइक्लोन को पढ़ेंगे, एंटी साइक्लोन को पढ़ेंगे, या फिर जल के अंदर दाब की बात करेंगे, तो दाब जो है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। भाई चक्रवात जो हैं उत्पन्न होते हैं कहाँ पर, आपके इनसाइड वाटर बॉडी, पानी के अंदर, सी में, ओशियंस में। और वो पहुंच कहाँ जाते हैं, कोस्ट की तरफ पहुंच जाते हैं वॉकर सेल्स की मदद से, वॉकर कोशिकाओं की मदद से। कभी आपने देखा होगा मौसम में पूर्वानुमान लगाते हैं चक्रवात के आने के, बढ़ने की, इतनी तीव्र गति से बढ़ रहा है आगे, वॉकर सेल्स दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। वॉकर सेल कुछ समझ में आया तो वॉकर सेल यहाँ पर दो हो जाती हैं, एक है पेरू तट पर और एक वॉकर शेल कहां पर है, एक वॉकर शेल है आपकी पेरू तट पर और एक कहां पर है, एक है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, राइट। तो पेरू तट की ओर क्या होता है, आपने देखा कि ईएनएसओ यानी कि अल नीनो वाले में दक्षिण अमेरिका में वर्षा बहुत अधिक होती है, राइट। और जो ऑस्ट्रेलिया के तरफ है वो पूर्वी अफ्रीका के निकट एक मस्कारेने एक आइलैंड्स का समूह है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कहां पर है। यह भारतीय मानसून को क्या करता है, प्रभावित करता है। यह भारतीय मानसून को क्या करता है, प्रभावित करता है। एक जगह है मस्कारेने, क्या कोई मुझे बताएगा, किसी को पता है, कोई पढ़ा है मस्कारेने जो है ये अफ्रीका के पूर्वी तट पर, मेडागास्कर तो मैंने पढ़ाया था ना, मेडागास्कर एक द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, पढ़ाए थे ना वो वाला, राइट। तो ये अफ्रीका के निकट जो मस्करेने जो है वो क्या करता है, भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। आइए इसको दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर देखिए जो मैस्करेने आई है, यहां से ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से टकराकर हवाएं जो हैं वो भारत की ओर जाती हैं मानसून के रूप में। याद करिए भारत में मानसून का प्रभाव। और ये देखिए ये मेडागास्कर है और मेडागास्कर के पास एक जगह आपने मॉरिशस हो सकता है कि आप लोग घूमने जाएं अभी, है ना, मन करेगा आपका अभी मॉरिशस। तो यहाँ पर मॉरिशस और जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाँ ये देखिए यहाँ दिख रहा है मॉरिशस, है ना। रीयूनियन आइलैंड पूछा जाता है, यूपीएससी में पूछा गया था कि रीयूनियन आइलैंड जो है वो कहाँ पर है, इंडियन ओशियन में है, इंडियन ओशियन आइलैंड है, राइट, मॉरिशस। तो ये जगह जो है मैस्करेने रिपब्लिक कहलाती है, मैस्करेने रिपब्लिक हो जाती है। नॉर्मल ईयर और अल नीनो ईयर बताइए। जो WPP है वेस्टर्न पैसिफिक पूल है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा
यहाँ पर वीक रहेगा। ट्रेड विंड्स क्या रहेंगी, ट्रेड विंड जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगी, यहाँ पर क्या रहेंगी, वीक रहेंगी। कोई भी नया यहाँ पर हमने नहीं, वही जो सीखा हुआ था। नॉर्मल ईयर में क्या होगा कि जो मैस्करने हाई है वो क्या रहेगा, वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, जबकि अल नीनो ईयर में क्या रहेगा, वीक रहेगा। क्या रहेगा, वीक रहेगा। तो यहाँ पर जो नॉर्मल ईयर है इसमें जो विंड्स हैं वो किधर की तरफ, वो इंडिया की तरफ मॉइस्चर लेकर जा रही है। स्ट्रॉन्ग पुश फॉर मॉइस्चर लेडन विंड्स टुवर्ड्स इंडिया। ध्यान रखिएगा ये वाला पॉइंट, जो नॉर्मल ईयर है उसमें ऐसी कंडीशंस बन रही हैं जिससे कि मॉइस्चर को जो विंड्स कैरी कर रही हैं उनको स्ट्रॉन्ग पुश मिल रहा है इंडिया की तरफ। गुड रेन, अच्छी वर्षा होती है। यहाँ पर बीग पुश टू द मानसून विंड्स टुवर्ड्स इंडिया। अब ये मानसून विंड जो बीग पुश मिल रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, ये जो है मॉइस्चर कंटेंट भी नहीं की हुई है, तो लेस रेनफॉल या बीग मानसून, गुड रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग मानसून। ठीक है। ड्यूरिंग ला नीना ईयर्स दिस पुश इज इवन स्ट्रॉन्गर, हैवी रेन्स एंड फ्लड। राइट, जो इस समय आप देख रहे हैं ना, इस समय कुछ ऐसा चल रहा है, जो आप इस समय देख रहे हैं कि इंडिया में एकदम भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है, स्थिति बनी हुई है। तो ये क्या है, ये आपका यही है। अल नीनो कॉज्ड सीवियर ड्रॉट इन इंडिया 2009 और 10 में, और शुगर प्राइस वर हाईएस्ट इन 30 ईयर्स इंडस्ट्री। एकदम 2009-10 में शुगर के प्राइस जो थे बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा थे। राइट। अल नीनो को लिटिल बॉय कहा जाता है स्पेनिश में, और उसकी जो ला नीना है उसको लिटिल गर्ल कहा जाता है। राइट। अल नीनो को लिटिल बॉय कहा जाता है स्पेनिश में, और ला नीना को लिटिल गर्ल कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, लिटिल बॉय इन स्पेनिश और लिटिल गर्ल इन स्पेनिश किसको, ला नीना को। राइट। ई आई बेजो, ये भी आपका किसका नाम है, अल नीनो का ही नाम है। अल नीनो को हम लोग ओल्ड मैन भी कहते हैं, बट ला नीना मोर पॉपुलर टर्म टू नाउअडेज। और ये जो है ड्रॉटी कंडीशन अल नीनो जो है ऑस्ट्रेलिया में भी लेकर आता है, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में भी लेकर आता है ड्रॉट की कंडीशन। लेकिन ये फ्लड कहाँ ले आता है, ब्राजील में, यूएसए में ये फ्लड ले आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है इफेक्ट। राइट, ये समझाया गया है। अल नीनो का प्रभाव तब होता है जब प्रशांत महासागर में सतह का तापमान कई महीनों तक लगातार औसत से ऊपर बढ़ता रहता है, जिससे कि दुनिया के कई हिस्सों में मौसम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हर 3 से 5 साल, और हो सकता है इसको और बढ़ा दिया जाए तो। अच्छा, आपको पता है कि भारत में जो मानसून एक्टिव होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून ही है। दक्षिण पश्चिम मानसून, हम लोग के यहाँ पर जो वर्षा होती है, पहली वर्षा, मानसून की पहली वर्षा, वो साउथ वेस्ट मानसून से ही होती है। और मेनली हमारे यहाँ पर जो वर्षा की रिस्पॉन्सिव मानसून है वो साउथ वेस्ट मानसून ही है, जो कि जून से सितंबर तक के बीच में होता है। सितंबर के बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच में तो नॉर्थ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून एक्टिव हो जाता है, जिसको हम लोग लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं। और दक्षिण पश्चिम मानसून को, साउथ वेस्ट मानसून को हम लोग फॉरवर्डिंग मानसून कहते हैं। अल नीनो जो है वो बनना कब शुरू हो जाता है, जून अगस्त के दौरान बनना शुरू हो जाता है, और इसका इफेक्ट जो है 9 से 12 महीने देखने को, 9 से 12 महीने, 9वें से 12वें महीने देखने को मिलता है। मतलब कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सब में देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। राइट, ये चीज थोड़ा सा आपको अच्छे से समझनी है, जाननी है, और इसको याद रखना है। ओके। भारत की चिंताएं, जब अल नीनो क्या होता है, एक्टिव होता है, तो इसका प्रभाव मध्य भारत में, दक्षिण भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में देखने को मिलता है। सेंट्रल इंडिया में, साउथ इंडिया में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखने को मिलता है। किन राज्यों में, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड और बिहार में भी देखने को मिलता है। राइट, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड एंड बिहार। बताइए इस समय कौन सी फसल बोई गई है, इस समय कौन सी फसल बोई गई है, टेल मी, इस समय कौन सी फसल बोई गई है, कुछ तो बोलो, बोलते ही नहीं।
बोलना ही नहीं होता है। इस समय कौन सी फसल बोई गई है? तो आप ये तो बता दीजिए ना कि खरीफ की फसल बोई गई है, कि रबी की फसल बोई गई है, कि जायद की फसल बोई गई है। जो चावल है, इस मतलब धान, वो किसकी फसल में आता है, मतलब कौन सी ऋतु की फसल में आता है, कौन सी फसल है? तो यहाँ पर देखिए ये फसलें क्या होती हैं, अल नीनो से बहुत अधिक प्रभावित होती हैं। इवन खरीफ पल्सेस एंड ऑयलसीड्स ये प्रभावित होते हैं, खरीफ, है ना। और एक ईयर था 2002 और 3 का जिसमें अल नीनो आया, और अल नीनो ने भारत के कृषि क्षेत्र को इतना तबाह किया, इतना तबाह किया कि जिस पर हम लोग गर्व करते थे, कि जो हमारा सबसे पॉजिटिव, ये जो सबसे हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, उसी को तबाह कर दिया। और कृषि क्षेत्र की जो वृद्धि दर रही, नकारात्मक रही, नेगेटिव ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट। और इस समय जो औसत वर्षा से जो सामान्य वर्षा होती है, औसत सामान्य वर्षा, उससे भी क्या रहती है, 20% कम रहती है। 20% क्या रहती है, कम रहती है, राइट। तो ये अल नीनो का प्रभाव है जिससे कि भारत की चिंताएं बढ़ती जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अल नीनो जो है वो हमेशा सूखे का कारण बनता है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे जब सूखा हो रहा है तो अल नीनो जरूर जरूर क्या होता है, आता है। देखिए अल नीनो का आना सूखा कंफर्म नहीं है, लेकिन सूखा होना अल नीनो का प्रभाव है, ये कंफर्म है। यदि भारत के सूखे के अधिकांश वर्षों को जोड़ा जाए तो हमेशा अल नीनो की घटना उससे जुड़ी रही है। लेकिन अल नीनो आया इससे सूखा पड़ जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कहा गया, बताया गया कि 1997 में अल नीनो का प्रभाव सबसे बुरा बताया गया था, लेकिन तब भी भारत में वर्षा जो हुई थी सामान्य से 2% अधिक हुई थी। मतलब कि सूखा पड़ना ये अल नीनो के प्रभाव से है, लेकिन अल नीनो आकर हमेशा सूखा पड़ना ये जरूरी नहीं है। और सरकार ने इसके लिए 500 जिलों में आपातकालीन उपाय किए, और केंद्रीय जल आयोग जिसको आप CWC यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन कहते हैं, उसने भी बताया। ये सब वही है जो हम लोग अभी पढ़े, अल नीनो, ला नीनो, अल नीनो, ला नीना। ये भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र यानी कि जिसको आप बोलते हैं ट्रॉपिकल पैसिफिक जोन, ट्रॉपिकल पैसिफिक जोन या इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन, उसमें जो समुद्र है उसके तापमान में बदलाव होगा। जब तापमान में बदलाव होगा तो दाब में बदलाव होगा। आप जानते हैं इन ओपन सिस्टम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज डायरेक्टली टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ENSO चक्र जो है, जो ENSO साइकिल है, इसमें दोनों आ जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, राइट। एल नीनो, ला नीनो की घटनाएं जो हैं 9 से 12 महीने तक चलती हैं, लेकिन कभी कभी घटनाएं बहुत लंबी हो जाती हैं, लंबी खिंच जाती हैं। अल नीनो जो है ये ठंडा चरण है ENSO का, और जो ला नीनो है ना, ये क्या है, गर्म चरण है। अल नीनो जो है, और उल्टा बता दिया, अल नीनो जो है वो गर्म चरण है यानी कि वार्म फेज है, और जो ला नीनो है वो कूल फेज है ENSO की। इनके प्रभाव आप देख सकते हैं। अल नीनो को यहाँ पर और डिफाइन किया गया, लिटिल बॉय कहा जाता है अल नीनो को, है ना। अल नीनो को क्या कहते हैं, लिटिल बॉय कहते हैं। और अल नीनो में क्या हो रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया से वार्म वाटर है वो और ज्यादा किधर किधर पहुंच रहा है, पेरू तरफ पहुंच रहा है, और उसको वार्म कर रहा है ना। पेरू के तट पर पेरू के मछुआरों ने इसे असमान रूप से गर्म पानी के रूप में पहचाना था। मैं बोल रहा हूँ ना कि अल नीनो में क्या होता है, अल नीनो में जो पेरुवियन करेंट है वो वीक हो जाएंगे, ट्रेड विंड वीक हो जाएंगी, तो क्या होने लगता है, जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो वार्म वाटर है वो खींचने लगता है किधर तरफ, पेरू की तरफ। तो पेरू के तट पर पेरू के मछुआरे ने असमान रूप से गर्म पानी को कहा कि अल नीनो है। स्पेनिश प्रवासियों ने, जो स्पेनिश के माइग्रेंट्स थे, इमिग्रेंट से, उन्होंने कहा कि छोटा बालक है, स्मॉल बॉय है, लिटिल बॉय इन स्पेनिश। और अल नीनो जो है एक तरीके से ये नियमित चक्र नहीं है, इसकी भविष्यवाणी नहीं की सकती है। 2 से 7 साल के अंतराल में यह घटना अनियमित रूप से देखने को मिलती है, राइट। इस सब बात कैसे निगरानी की जाती है, तो इसके लिए एक होता है वैज्ञानिक उत्प्लव, जिसको आप बोलते हैं क्या, जिसको आप बोलते हैं
साइंटिफिक कहाँ गया, साइंटिफिक वॉइस, साइंटिफिक बुआई है ना, बुआई, या बोलते हैं ये वाला बुआई। साइंटिफिक बुआई के द्वारा क्या किया जाता है, अल नीनो ला नीनो की निगरानी की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है, चेक किया जाता है, जानकारी ली जाती है, उसको यहाँ पर बताया गया है कि कैसे कैसे चेक किया जाता है। अल नीनो घटनाओं की तीव्रता मौसम और जलवायु पर केवल मध्यम स्थानीय प्रभाव के साथ कम तापमान वृद्धि लगभग 4 से 5 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन जुड़ी बहुत तेज वृद्धि 14 से 18 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भिन्न होती है। मतलब कि अल नीनो में क्या होगा कि जो टेम्परेचर इंक्रीमेंट है वो 4 से 5 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, जबकि जो वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट चेंज में देखने को मिलता है वो 14 से 18 डिग्री फ़ारेनहाइट भी देखने को मिल जाता है। राइट, ये इम्पैक्ट ऑफ अल नीनो, महासागर पर प्रभाव, वर्षा में वृद्धि, तूफान में वृद्धि, ये सब आपको पढ़ना है। तूफान की प्रवृत्ति में कमी, तूफान की प्रवृत्ति में कमी। अटलांटिक महासागर में आने वाले तूफानों को क्या नाम दिया जाता है, अटलांटिक महासागर में आने वाले तूफानों को नाम दिया जाता है किसका, अटलांटिक महासागर में आने वाले तूफानों को नाम दिया जाता है हरिकेन का। तो हरिकेन के आने में क्या होती है, कमी होती है। राइट, अल नीनो से वर्षा वृद्धि होती, वर्षा वृद्धि कहां पर होगी, वर्षा वृद्धि होगी पेरू की तरफ, अटाकामा की तरफ, दक्षिण अमेरिका की तरफ होगी, पढ़ा दिया है मैंने। और इतनी वर्षा की वृद्धि, वर्षा वृद्धि के साथ बाढ़ भी आएगी। अच्छा, जो पेरू के आसपास का क्षेत्र है ना, उसके पास तो बहुत अधिक वर्षा हो गई दक्षिण अमेरिका में, लेकिन उल्टा कहां पर हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, कहां पर, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। राइट, ये और फिर क्या होगा, फिर पूरी तरीके से कृषि जो कि वर्षा आधारित है या सिंचाई आधारित है वो नष्ट हो जानी है। बाढ़ और सूखे से होने वाली बीमारियां, तो बाढ़ से भी बीमारियां होंगी, सूखे से भी बीमारियां होंगी, दोनों से बीमारियां होंगी। अल नीनो के प्रभाव देखिए पहले आप। मछली पकड़ने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनेंगी, मछली पकड़ने के लिए क्या बनेंगी, उपयुक्त परिस्थितियां बनेंगी, यानी कि फिशिंग इंडस्ट्री को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। फिशिंग इंडस्ट्री को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। राइट, ये आप देख लीजिए अच्छे से। पिछली अल नीनो घटनाएं पूरे विश्व में कहां कहां पर कब कब हुई, इसके बारे में चर्चा की गई है। ये सब पढ़ना है आपको। जो समझाने वाला पार्ट था उस पर मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया, समझा दिया। इसको आपको पीडीएफ के फॉर्म में जो मिल रहा है इसको आप पढ़ के ये दोनों को लिख देंगे। अल नीनो और ला नीना में क्या अंतर है। अल नीनो का भारत में विशेष रूप से प्रभाव, तो पहले अल नीनो का पूरे विश्व में प्रभाव जो अभी पढ़ा के आया हूं, और स्पेशली जो भारत की चिंताएं हैं, भारत पर जो प्रभाव पड़ता है उसको दिखाएंगे। पहले अल नीनो का वैश्विक प्रभाव, पहले अल नीनो का वैश्विक प्रभाव दिखाओगे और फिर दिखाओगे अल नीनो का भारत में प्रभाव। सुन रहे हैं, अल नीनो और ला नीना में क्या अंतर है दिखा ले जाओगे, कोई डाउट नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, खूब पढ़ा दिया है, अच्छे से दिखा दोगे। और आप यहाँ पर जो डायग्राम्स जो मैंने यूज किए हैं, बनाए हैं यहाँ पर, तो नीचे वाला डायग्राम तो आसानी से बन सकता है, लेकिन ये जो ऊपर वाला डायग्राम है इसमें आप ये मत सोचो कि आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया सब दिखाना पड़ेगा। आप क्या करिए, आप ब्लॉक्स में लिख दीजिए, इधर एशिया लिख दीजिए, इधर ऑस्ट्रेलिया लिख दीजिए, इधर इक्वेटर बीच में खींच दीजिए, इधर नॉर्थ अमेरिका लिख दीजिए, इधर साउथ अमेरिका लिख दीजिए, ऐसा कुछ लिख दीजिए जिससे कि चीजें क्या हो जाए, बेहतर दिखने लगे। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप विश्वव्यापी प्रभाव बताएंगे, अल नीनो का वैश्विक प्रभाव बताएंगे, फिर आप भारत के लिए प्रभाव बताएंगे। बताइए सबको अच्छे से समझ में आ रहा है चीजें। तो आज के लिए, अभी के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आप अच्छे से सारी की सारी कमांड बना लीजिए। और हाँ, एक आपके लिए सूचना ये थी कि मुझे किसी जरूरी काम से 2-3 दिन के लिए बाहर रहना पड़ेगा, तो मैं आपकी क्लास जो है वो संडे या मंडे से ही स्टार्ट कर पाऊंगा। राइट, होपफुली आप क्या करेंगे, इस बीच में अच्छे से रिवीजन करेंगे, जो पढ़ाया गया है उसको अच्छे से पढ़ के उस पर अच्छी कमांड हासिल करेंगे। ये आपके लिए समय है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने हिसाब से चीजों को और बेहतर करते रहें। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते जरूर रहिए। जिन्होंने टेस्ट लिख दिया है उनकी कॉपी चेक होके मैं उनसे
टाइम टू टाइम कांटेक्ट करता रहूँगा, उन्हें गाइड करता रहूँगा। और जिन्होंने टेस्ट में अभी तक कोई रुचि नहीं बनाई है तो वो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ज़रूर बनाएं, क्योंकि वही हमारा मेन है। जो लोग टेस्ट में हैं वो टेस्ट की इंपॉर्टेंस को समझ रहे होंगे, अपने अंदर सुधार को समझ पा रहे होंगे कि हम कितना क्या पानी में थे और कितने हम अब आगे बन पा रहे हैं, बढ़ पा रहे हैं, चीज़ों को सीख पा रहे हैं। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट आपका नेक्स्ट टॉपिक से क्लास रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय